हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे नॉलेज की स्टोन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम आपकी जो वीडियो फिजिक्स की जो क्लास लेके आए हैं, आज क्लास 12th का चैप्टर 3 जो इलेक्ट्रिसिटी है, उससे जो आज हमारे वहां होने वाला टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अ, आपको हम बताएंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज को हम कैसे साइन आउट करते हैं, कैसे उसको उसका क्या मेन रीजन होता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज कहते किसको हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेसिस्टेंस है हमारे, यदि वो सीरीज या पैरेलल में नहीं है कनेक्ट, तो आफ्टर देन उस टाइप के सर्किट को हम क्या बोलेंगे। तो इसी बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लेवल से यदि हम बात करें तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता सकता हूं कि देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर आपको बेसिकली सी बात बता दूं कि यह एक स्पेशल सर्किट होता है। क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो एक स्पेशल सर्किट होता है, और जो सर्किट स्पेशल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब वो स्पेशल सर्किट कब हो सकता है कि देखिए जब भी किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यदि हमारे रेसिस्टेंस ना तो सीरीज में ही कनेक्ट है और ना ही पैरेलल में कनेक्ट है, तो आफ्टर देन इस प्रकार से प्रोड्यूस होने वाले रेसिस्टेंस को या इस प्रकार के प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम नाम देंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी करते हम अपने अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी करते, देखिए हेडिंग क्या है अपनी। आपने स्टेटस पर भी हेडिंग देखी है, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इससे रिलेटेड थ्योरी तो मोस्टली कम ही आती है, लेकिन इसका प्रिंसिपल, इसको प्रूफ करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट है। और नीट और जेई एग्जाम के लेवल की यदि हम बात करें तो इससे बहुत न्यूमेरिकल्स पुटअप होते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में जो रेसिस्टेंस और बैटरी की कनेक्शन की बात है, उसमें क्या है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है व्हीट स्टोन ब्रिज की रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसको प्रूफ करने की और इसके प्रिंसिपल को करने की, प्रूफ करने की। ठीक है, तो देखिए जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इससे न्यूमेरिकल मोस्टली आते हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप जेई का एग्जाम दीजिए। और इस बार नीट के एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हैं। ठीक है, एनडीए सीडीएस 12th एग्जाम में सीबीएसई में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यदि मैं आपको एक डायग्राम शो करके दिखाऊं यहां पर, वो डायग्राम क्या है? सपोज दैट देखिए ये एक रेसिस्टेंस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट मुझे यहां क्रिएट करना है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट क्रिएट करना है कि उसमें ना तो ये रेसिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे, और ना ही किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो उसको हम व्हीट स्टोन के नाम से उस जानेंगे डायग्राम को। तो देखिए सपोज दैट कि यहां एक डायग्राम बनाता हूं मैं, और ये डायग्राम है कि जिसमें कोई भी रेसिस्टेंस ना तो सीरीज में होगा और ना ही कोई रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो इसके प्रूफ को सॉल्व करने के लिए हमें इन जो रेसिस्टेंस हैं इनको सीरीज या पैरेलल में लाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं यहां बेसिकली आपको बात करूं कि देखिए ये एक आपके पास
इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है यहां पर, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए ये ए पॉइंट है और आपका पास यहां ये बी पॉइंट है। देखिए ये पी क्यू आर और एस, ये इस रेसिस्टेंस, इस वायर की रेसिस्टेंस है। ये P1, ये P रेसिस्टेंस है, ये Q रेसिस्टेंस है, ये R रेसिस्टेंस है और ये S रेसिस्टेंस है। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस P1 पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा I1, और यहां ये A पॉइंट हो गया, इसको यहां आप B पॉइंट दे दीजिए, और इसको आप यहां C पॉइंट दे दीजिए, और यहां दे दीजिए आप D पॉइंट। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस P, Q, R और S ये ना सीरीज में कनेक्ट है और ना पैरेलल में कनेक्ट है। इनके बीच एक रेसिस्टेंस और लगा है, इसकी सर्किट की मिडिल ब्रांच में, ये जो मिडिल ब्रांच में इसमें रेसिस्टेंस लगा है उसको नाम देते हैं हम G। ये G क्या है? मिडिल ब्रांच का रेसिस्टेंस है। अब देखिए इस A पॉइंट से इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट पास होकर पॉइंट B पर पहुंचेगा। आफ्टर देन ये करंट आपका मिडिल ब्रांच में भी जा सकता है, और ये करंट आपका इस रेसिस्टेंस Q की ब्रांच में भी आ सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो करंट होगा, देखिए ये जो मिडिल ब्रांच में करंट है इसको बोलेंगे हम IG, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। IG क्या है? करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें जब ये I1 करंट इस A पॉइंट से स्टार्ट होकर B पॉइंट तक पहुंच रहा है, किसके क्रॉस? रेसिस्टेंस के क्रॉस, रेसिस्टेंस की सेम डायरेक्शन में है। आफ्टर देन जब ये B पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये IG जो करंट है ये मिडिल ब्रांच में भी फ्लो हो सकता है, और Q रेसिस्टेंस की जो ब्रांचेस है उधर भी जा सकता है। तो इसलिए यहां पर जो इसका करंट होगा वो होगा I1 माइनस IG। क्या होगा? I1 माइनस IG। एक ब्रांच में, सिंगल ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होगा। याद रखिए अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो सिंगल ब्रांच में सिंगल ही करंट फ्लो होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर देन इस A पॉइंट से अब कोई नेक्स्ट करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने नाम दिया है I2। जब ये इस D पॉइंट पर पहुंचेगा I2 करंट, किस पॉइंट पर? इस D पॉइंट पर पहुंचेगा, तो देखिए इधर से ये IG भी करंट फ्लो हो रहा है मेन ब्रांच से, ये I2 करंट और इधर वाला IG करंट जब दोनों इस D पॉइंट पर हम मीट करेंगे तो आफ्टर देन दोनों एक साथ मिलके तो इस पर जो करंट होगा वो होगा I2 प्लस IG। ठीक है, I2 प्लस IG यहां करंट होगा। अब देखिए इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा है, मैं आपको बता दूं कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट रोल गैल्वेनोमीटर इन दिस सर्किट। इस सर्किट के अंदर बहुत इंपोर्टेंट रोल है इस गैल्वेनोमीटर का। देखिए गैल्वेनोमीटर होता क्या है, देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है इसकी जो वॉच होती है, देखिए इस पर एक पॉइंट है O जिसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, या इसको बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये इसकी निडल है, ये इसकी क्या है? निडल है। इस पर कुछ नंबर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, इधर भी क्या है? 1 है, इधर क्या है? 2 है, और इधर क्या है? 3 है। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर का जो अपना रोल होता है वो होता है कि वो करंट को मेजर करता है प्लस करंट की डायरेक्शन को बताता है। करंट की डायरेक्शन आपको कब पता चलेगी? जब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड टू द बैटरी, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम किसी भी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आफ्टर देन रिफ्लेक्टेड, यानी कि उसमें रिफ्लेक्टेड होगी वो निडल रिफ्लेक्टेड होगी। यदि ये निडल आपके लेफ्ट साइड क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि लेफ्ट साइड इधर डिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप बता सकते हैं
कि ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, ये निडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप बता सकते हैं कि जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर यहां ये मेंशन कर रहा है। आफ्टर देन यदि गैल्वेनोमीटर की के द्वारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है यदि वो राइट हैंड की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो गैल्वेनोमीटर का इतना काम है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को सेंस करता है। करंट को क्या करता है? सेंस करता है, रिफ्लेक्टेड करता है, डायरेक्शन बताता है करंट की, और करंट को मेजर करता है। ठीक है, लेकिन जो वोल्टमीटर का किसी भी सर्किट के अंदर जब हम वोल्टमीटर को यूज करते हैं तो वोल्टमीटर का सिर्फ यूज होता है कि वो करंट को मेजर करता है, करंट की डायरेक्शन नहीं बताता वोल्टमीटर। और गैल्वेनोमीटर दोनों को ही वर्क करता है, मेजरमेंट भी करता है करंट का और करंट की डायरेक्शन को भी शो करता है। ठीक है, तो देखिए अब मुझे ये बात इसमें सॉल्व करनी है, जो इसका प्रूफ है वो क्या है, प्रूफ क्या कहना चाहता है, इसका हम प्रूफ सॉल्व करेंगे। तो देखिए रेसिस्टेंस पी क्यू और आर एस मैंने बात करी है इसको सॉल्व करने के लिए। यदि रेसिस्टेंस पी क्यू आर एस, यदि रेसिस्टेंस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यदि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस P अपॉन क्यू यानी कि P और Q का रेशो यदि R और S के रेशो के इक्वल है, तो इससे ये फाइंड आउट है कि इस मिडिल ब्रांच में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा। यदि P अप और Q का रेशो R और S के रेशो के इक्वल है, तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर मेन ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर IG उसकी वैल्यू 0 होगी। और मेन ब्रांच में करंट 0 होने से इस मिडिल ब्रांच के पॉइंट B और D जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है, इन मेन ब्रांच के इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यदि मिडिल ब्रांच में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस करंट में इस मिडिल ब्रांच में फ्लो होने वाला जो करंट है वो 0 होगा, और 0 होने से फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि VD इज इक्वल टू VB कैसा होगा? सेम होगा। VD इज इक्वल टू VB यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब देखिए जब हमें P और Q का रेशो, रेसिस्टेंस P और Q का रेशो और रेसिस्टेंस R और S का रेशो यदि हमारा इक्वल आता है तो उस मिडिल ब्रांच में फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 0 होगा। इस इलेक्ट्रिक करंट को 0 होने से यहां पर बन के हमारा एक डायग्राम और प्रोड्यूस होता है। अब जब P और रेसिस्टेंस P Q और RS का रेशो इक्वल है और मिडिल ब्रांच में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट 0 है, तो हम इस मिडिल ब्रांच से इस रेसिस्टेंस को हटा सकते हैं। अब ये IG की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस मिडिल ब्रांच से हम इस रेसिस्टेंस को हटा सकते हैं, और इस रेसिस्टेंस को हटाने के बाद ही हम इस प्रोसेस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए मुझे IG जो है वो 0 है, वो मुझे मानना पड़ेगा 0 है। तो चलिए इसको हमने हटा दिया सपोज दैट। अब हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, वो कौन कौन से थे? KCL और KVL। KCL था किरचॉफ करंट लॉ और KVL था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम इसमें KVL जो लॉ है किरचॉफ का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको अप्लाई करेंगे।
तो देखिए इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के नाम दिए हैं ए बी सी और डी। आपने मिडिल ब्रांच से इस फ्लो होने वाले रेसिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो होने वाले करंट को, इस रेसिस्टेंस को यहां से हटा दिया है। अब इसको जब यहां से हमने हटा दिया तो हमारे पास एक लूप, क्लोज लूप बन गया। और वो लूप क्या है? वो लूप क्या है? वो लूप है ए बी डी और ए बी डी और ए। ये मेरे पास एक क्लोज लूप बन गया। और इस लूप में मुझे क्या अप्लाई करना है? केवीएल लॉ अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या है कि देखिए किरचॉफ लॉ में के अकॉर्डिंग जो केवीएल हमने लॉ पढ़ा था, हमने उसमें यह पढ़ा था कि सपोज दैट कि ये हमारा कोई वायर है, उसके अंदर ये हमारा वायर का रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस क्या है? आर है। और उसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है? आई है। तो यदि करंट रेसिस्टेंस की सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैंने बोला कि एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस आर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। यदि हमारा करंट उस वायर के रेसिस्टेंस की सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस रेसिस्टेंस के क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर से जो हमारा आई आर होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि इस वायर के रेसिस्टेंस में यदि फ्लो होने वाला करंट इस रेसिस्टेंस की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि जिस डायरेक्शन में रेसिस्टेंस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा नेगेटिव, आई आर नेगेटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। सेकंड कंडीशन क्या है कि अब बात करते हैं कि जब किसी भी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सपोज दैट एक वायर था, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जब इसमें करंट फ्लो हो रही है, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से जब करंट आगे फ्लो होगा वायर में, तो देखिए यदि हमें टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल यदि हमें पॉजिटिव मिलता है, यदि हमें बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव मिलता है तो उस टर्मिनल के क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। और यदि हमें टर्मिनल पहले नेगेटिव मिलता है तो उस नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। इन दो बातों का ध्यान रखिए, किरचॉफ्स लॉ के अंदर केवीएल लॉ यही बात करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल इसमें हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, ये I1 करंट है, ये I1 करंट है और ये P क्या है? इसका रेसिस्टेंस है। ये I1 करंट इस P1 जो P रेसिस्टेंस है इसकी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? I1P। ठीक है, जब हम ऐसे चलते हैं तो देखिए हम यहां पर आ गए और हमने लूप की बात करी है ए बी डी, इस लूप की बात कर रहे हैं हम, इस लूप की बात कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, यहां से ए से गए बी पर, बी से डी पर, डी से ए पर। जब आप यहां से, तो आपने मिडिल ब्रांच से इस रेसिस्टेंस को हटा दिया क्योंकि आईजी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। जब आप यहां से नीचे आएंगे और डी पॉइंट पर पहुंच गए और डी से आप ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जो आने जो I2 करंट फ्लो हो रहा है वो रेसिस्टेंस की सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आप जा रहे हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सीधी सी बात नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है माइनस I2R इज इक्वल्स टू 0। यहां से करते हैं I1P इज इक्वल्स टू I2R, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्लोज लूप में आ जाइए, BCDA, BCDA की बात करिए। अब लूप बात कर, अब आप किस लूप की बात कर रहे हैं? लूप की बात कर रहे हैं BC और DA। आप BCDA की बात कर रहे हैं, BCDA लूप की बात कर रहे हैं आप, BCD और A लूप की बात कर रहे हैं।
इसमें भी केवीएल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या है देखिए, अब आप मुझे बताइए कि जब मिडिल ब्रांच से हमने इस रेसिस्टेंस को हटा दिया है तो देखिए वो जीरो हो गया, तो यहां आईजी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या होगा, हमारा आई होगा, ओनली I1। और इसमें जब इससे हटा दिया मेन ब्रांच से इस सर्किट को, तो यहां पर जो हमारा करंट बचा है ये हमारा I2 बचा है। इसको यहां से हटा दीजिए और इसको यहां से हटा दीजिए, जीरो हो गए। ठीक है, ये जीरो हो गए क्योंकि I2 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू क्या बना, I2 बना। और यहाँ I1 माइनस IG, और IG कितना है आपका, जीरो, तो ये बना अपना I1 सीधा। ठीक है, तो आप बताइए, हम लूप BCDA पे चल रहे हैं, तो जब लूप BCDA पे चल रहे हैं तो आप ऐसे चलिए बी पॉइंट से। जब बी पॉइंट से आप चल रहे हैं तो आपको I1 करंट फ्लो दिख रहा है, रेसिस्टेंस क्यू की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिखेंगे I1Q। जब आप ऐसे पहुंचे तो आप ऐसे आगे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसे कैसे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, इसके आप अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसके क्रॉस जो करंट हो पोटेंशियल होगा वो होगा -I2S इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि I1Q इज इक्वल्स टू I2S। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड दीजिए, तो डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो दीजिए। इक्वेशन सेकंड में हम, इक्वेशन फर्स्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I1P डिवाइडेड कर रहे हैं इसका I1Q का, इज इक्वल्स टू I2R अपॉन में I2S। आप यहां से देख रहे हैं I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास एक सीधा फॉर्मूला बचा है, P अपॉन में Q इज इक्वल्स टू R अपॉन में S। ये आपके पास सॉल्व होके आया है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस P अपॉन Q का रेशो R अपॉन S के रेशो के यदि इक्वल आ गया है, तो इससे आप कह सकते हैं कि अब इस मेन ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और अब ये एक सीरीज में है। ये PQRS जो रेसिस्टेंस है ये एक दूसरे के सीरीज में है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, और मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, जो मेरा सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि ये मेथड शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे द्वारा जो बताया गया मेथड बड़ा वेरी इजी है, वेरी इजी टॉपिक है। और फिजिक्स देखिए इंटरेस्टेड पढ़िए, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। हार्ड देखिए, एक मैं आपको बात बता देता हूं कि अभी एनसीईआरटी की जो बुक्स हिंदी मीडियम और सीबीएसई स्कूलों में जो अलॉट हुई हैं, जो लगाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो देखिए उनमें एक 9th 10th की और 8th की कंप्यूटर की बुक में आईटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कनेक्ट किए गए हैं, और जिसमें मैंने उसको पढ़ा है एक पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखिए पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है दृष्टिकोण वार्तालाप। पर्सपेक्टिव का मतलब है दृष्टिकोण, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। तो दृष्टिकोण वार्तालाप के अंदर, यानी कि पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर वो चीजें आती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं देखते हैं वैसा हम पाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मीन्स यही है, अपने माइंड में आप जैसा सोचोगे कि फिजिक्स हार्ड है, तो आप हार्ड ही कर पाओगे, आप हार्ड ही सोचोगे। ठीक है, और यदि आपने उसको सही तरीके से मेंशन कर लिया, अच्छे से
फॉलो किया, अच्छे से पढ़ा, रिलैक्स करके पढ़ा, तो शायद वो आपके लिए इजी हो जाए। देखिए सब्जेक्ट कोई भी हार्ड नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है पढ़ाने वाले टीचर और पढ़ने वाले स्टूडेंट के ऊपर। तो आज की क्लास में मेरा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।